राधे राधे फ्रेंड्स, इंग्लिश विद प्रदीप कुमार सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं प्रदीप एक बार फिर से हाजिर हूं दोस्तों। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपने पीछे देख ही लिया होगा स्क्रीन पर दोस्तों। बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिसे आप कहते हैं टेंस। टेंस बड़ी टेंशन देता है और आज इस टेंस की टेंशन को दोस्तों आपके साथ मिलकर के ख़त्म करेंगे। ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले मेरा एक सवाल है आपसे दोस्तों, ये टेंस होता क्या है? वास्तविकता में पूछा जाए तो टेंस होता क्या है? व्हाट इज द टेंस? तो हमारे हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कहते हैं सर, टेंस का मतलब काल होता है, काल। मैं पूछूं बेटा टाइम क्या होता है? सर टाइम का मतलब महाकाल होता है। दोस्तों यही बदतमीजी छोड़नी है। आ जाओ दोस्तों, समझते हैं आपके साथ मिलकर के कि टेंस क्या है, क्या फंक्शन है। दोस्तों इसके बारे में आज चर्चा करेंगे आपके साथ मिलकर के। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है जी। सबसे पहले एक चीज, किसी भी चीज को समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों उसकी डेफिनेशन। आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन आती है तो आप समझ पाएंगे, उसके फंक्शन को समझ पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से फंक्शन करता है। आइए लेट्स स्टार्ट नाउ। टेंस की सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों, डेफिनेशन क्या है ध्यान से सुनिएगा। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म विच रेफर्स सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। यानी टेंस दोस्तों समझ ये आता है, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है दोस्तों। क्या होती है? टेंस की बात की जाए दोस्तों तो टेंस वर्ब की फॉर्म, पहला पॉइंट। दूसरा किसको रेफर करती है? सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है जो टाइम के पॉइंट को रेफर करती है। दोस्तों ये बात मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, यदि दो चीज तुम्हें समझ में आ गई, टेंस का एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत हो जाए। दो चीज समझनी है, टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, टाइम के पॉइंट को रेफर करती है। सबसे पहला सवाल कि वर्ब की फॉर्म क्या होती है, आज जब समझते हैं दोस्तों। जब इस वर्ब की फॉर्म की बात करता हूं तो दोस्तों इसकी कहानी को समझते हैं। मैंने एक वर्ड लिखा है दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिएगा। मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर, देखो दो वर्ड हैं। एक है गो। अब गो कौन सी फॉर्म है तो मुझे आप बताएंगे, जवाब देंगे गो कौन सी फॉर्म है दोस्तों। और यहां पर लिखा है गोज। तो ये बताओ इन दोनों में फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? तो मेरे दोस्तों का जवाब आएगा गो। मैं पूछूं गोज क्या है? सर ये तो B5 है। दोस्तों ये भी एक बदतमीजी है। आ जाओ इसको भी मैं समझाता हूं दोस्तों। यदि इसकी बात की जाए तो गो क्या है दोस्तों? गो फर्स्ट फॉर्म है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म है। जिस वर्ब में कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं गया उसे हम बेसिक फॉर्म कहते हैं या फिर बेस फॉर्म कहते हैं, जिसमें कोई भी एडिक्शन सब्सट्रैक्शन नहीं किया गया हो, जिसमें जोड़ा घटाया नहीं गया हो। पहला पॉइंट क्लियर। फिर गोज क्या है दोस्तों? ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होती है। जैसे मैंने कहा दे गो और ही गोज। समझ पा रहे मेरी बात को दोस्तों? यानी इसका मतलब ये भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमने वर्ब को इस तरीके से नहीं पढ़ा। वर्ब को पढ़ने का अपना तरीका ही अलग है। मतलब कहते हैं ना, अलग ही स्वैग है। वो स्वैग क्या है समझिएगा दोस्तों ध्यान से। एक वर्ब मैंने लिखी दोस्तों यहाँ पर गो, दूसरी वर्ब इसी की वेंट, उसके बाद गॉन, और उसके बाद क्या लिखा दोस्तों गोइंग, और एक वर्ब आई दोस्तों गोज। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये क्या है? आप पढ़ते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। ऐसे कुछ पढ़ा है ना? अरे बोलो हाँ। V1, V2, V3, V4, V5। यदि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर आगे देखो, एक वर्ब आपने नाम सुना होगा वी। बेटा बीवी नहीं, बीवी तो आपको शादी के बाद मिलेगी। वी की बात कर रहा हूं। वी और वी की बात करते हैं बेटा, तो ये क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। बी की यदि बात करूं तो फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, और बी इटसेल्फ, वॉज वर, यानी सेकंड फॉर्म इसकी वॉज वर, थर्ड फॉर्म इसकी बीन, और कंटिन्यूअस फॉर्म होती है इसकी बीइंग। अब जिस कॉन्सेप्ट से आप पढ़ करके आए हो तो उससे समझना दोस्तों, B1, B2, V3, B4, B5, V6, V7, V8, ये तो कहीं आगे निकल गई V8। और आपको पता है V8 नहीं होता तो होता V5 भी नहीं है। V8 नहीं होता तो दोस्तों होता V5 भी नहीं है। वर्ब की यूज के आधार पर तीन ही फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। समझ पा रहे हो? यूज के आधार पर वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं दोस्तों? तीन फॉर्म होती हैं। ये बात समझ में आ गई ही होगी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी बात करूंगा तो ये आ जाएगा इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा दोस्तों? एस या ईएस। ये बात मेरी समझ पाए होंगे। मैं बेसिकली वर्ब की फॉर्म की दोस्तों बात करूं तो बेसिकली वर्ब की फॉर्म तीन यानी दो होती हैं। कौन सी? आ जाओ दोस्तों। इसकी ये वर्ब जैसे मैंने लिखी है ईट, तो ईट का मतलब इसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया। तो दोस्तों आपने कहा सर बेस फॉर्म कहो या बेसिक फॉर्म कहो, बात एक ही है दोस्तों।
थर्ड पर्सन सिंगुलर की जरूरत पड़ी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ईट्स। पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़ी तो क्या हो गया, एट। परफेक्ट और पैसिव वॉइस के लिए थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ी तो क्या हो गया दोस्तों, ईटन। कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी की जरूरत पड़ी तो क्या हो गया दोस्तों, ईटिंग। ये वर्ब की फॉर्म कैसी है दोस्तों, ड्राइव्ड फॉर्म है, किससे, ईट से। तो वर्ब की बेसिकली दो फॉर्म होती हैं, एक बेस फॉर्म और दूसरी ड्राइव्ड फॉर्म। यूज के आधार पर दोस्तों, यूज के आधार पर वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, तीन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अरे बोलो हाँ, आवाज आनी चाहिए दोस्तों। बात समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो टेंस की डेफिनेशन, यानी ये चीज समझ आ गई वर्ब की फॉर्म। अब बर्फ की फॉर्म जब टाइम के पॉइंट को रेफर कर रही है तो इसे हम क्या कहते हैं, टेंस। क्या बर्फ की फॉर्म और भी काम करती है दोस्तों, हाँ जी बिल्कुल करती हैं। बर्फ की फॉर्म जब टाइम के पॉइंट को रेफर करती हैं दोस्तों तो इसे हम टेंस कहते हैं, टाइम के पॉइंट को रेफर करती हैं। जब बर्फ की फॉर्म इंटेंशन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के इंटेंशन, इरादे को एक्सप्रेस करती हैं दोस्तों तो इसे मूड कहा जाता है। और सब्जेक्ट के डूअर नॉट डूअर होने को एक्सप्रेस करती हैं तो उसे हम वॉइस कहते हैं। तो वर्ब की फॉर्म टेंस का ही काम नहीं करती। जब वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट को रेफर करती हैं तो इसे टेंस कहते हैं। स्पीकर के इंटेंशन को एक्सप्रेस करती हैं तो इसे मूड कहा जाता है। और डूअर के, यानी सब्जेक्ट के डूअर नॉट डूअर होने को एक्सप्रेस करती हैं तो इसे हम वॉइस कहते हैं, जिसे आप एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस कहते हैं। अरे बोलो हाँ, बात समझ पाई दोस्तों जी। ये बात समझ में आ गई। अब बात आ गई वर्ब की फॉर्म की। वर्ब की फॉर्म क्या करती है, टाइम के पॉइंट को रेफर करती है। अब समझते हैं ये टाइम क्या होता है दोस्तों। आ जाओ समझते हैं आपके साथ मिलकर के। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों टाइम के लिए। में टाइम की वैसे डेफिनेशन क्या है दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ ड्यूरेशन और एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट। मेजरमेंट ऑफ ड्यूरेशन एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। ये रही साइंस की लैंग्वेज यानी टेक्निकल भाषा। मैं सीधी सी भाषा में बात करता हूं। मैं यदि कुछ भी इसमें कोई भी एस्पेक्ट ना जोड़ूं, सीधी भाषा में बात करूं तो टाइम फोर्थ डायमेंशन होता है। टाइम क्या होता है दोस्तों, फोर्थ डायमेंशन। समझिएगा ध्यान से। आप लोगों ने डायमेंशन क्या होता है, आपने कहा एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा 2D। अरे सुना है। 2D में क्या आता है दोस्तों, लेंथ और ब्रेथ। आप लोगों ने नाम सुना होगा 3D। इसमें क्या आता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी डेप्थ भी इंक्लूड होती है। 4D की बात करता हूं दोस्तों, इसमें क्या आता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और टी। टी का मतलब टाइम। जैसे मैं लंबाई चौड़ाई इनको मेजर करता हूं दोस्तों, और हाइट में डेप्थ और उसको हाइट को इंक्लूड करते हैं। लेकिन टी से हम क्या मेजर करते हैं, टाइम। टाइम से क्या मेजर करते हैं, अपने आसपास होने वाली घटनाओं को। अपने आसपास होने वाली घटनाओं को। मैं यदि इसका जिक्र करूं दोस्तों तो एक चीज और समझते हैं। टाइम को फिजिकली वर्ड में हम दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। एक आपने कहा पॉइंट में, दोस्तों ध्यान से समझिएगा। एक करते हैं किसमें दोस्तों, पॉइंट में। जैसे मैंने कहा 5 AM क्या है, पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है दोस्तों, जो एक पॉइंट, जैसे 5 AM 5 बजे एक पॉइंट हो गया दोस्तों। ड्यूरेशन का मतलब, जैसे मैंने कहा दोस्तों 5 आवर्स, ये क्या है, ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन का मतलब होता है दो पॉइंट के बीच का इंटरवल। दो पॉइंट के बीच का इंटरवल का मतलब क्या होता है, मैं पूछूं बेटा 1 बजे से 6 बजे तक कितने घंटे हो गए, तो आपने कहा 5 घंटे। कितने, 5। अरे बोलना मास्टर, यस या नो दोस्तों, 5 घंटे हो गए। और यदि 5 घंटे हो गए तो कितने बजे से, 1 बजे से 6 बजे तक। तो 1 और 6 के बीच में, यानी 1 और 6 दो पॉइंट के बीच के इंटरवल को हम ड्यूरेशन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। टाइम को फिजिकली वर्ड में दो तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एक पॉइंट में और दूसरा ड्यूरेशन में। ये क्लियर हो गया। सवाल तो ये कि टाइम क्या है दोस्तों, बात तो ये चल रही थी दोस्तों। हाँ समझिएगा, मैंने कहा टाइम से मेजरमेंट यानी मेजर करते हैं अपने आसपास होने वाली घटनाओं को। किस तरीके से दोस्तों, मैंने कहा आपका जन्म कब हुआ, पॉइंट, टाइम। फिर आप उसके बाद में स्कूल में एडमिशन कब लिया, टाइम, पॉइंट। फिर कब तक पढ़े, टाइम, ड्यूरेशन। कब ट्रेन आएगी, टाइम। कब ट्रेन जाएगी, टाइम। कब आप कोचिंग पढ़ने आओगे, टाइम। वापस जाओगे, टाइम। फिर खाना खाओगे, टाइम। फिर पढ़ोगे, टाइम। फिर उसके बाद सो जाओगे, टाइम। फिर सुबह उठोगे, टाइम। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टाइम। एक मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है, वो है डेफिनेशन, टाइम इज ओनली एब्सोल्यूट थिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स इज रिलेटेड टू टाइम, देयर इज नो टाइम, देयर इज नथिंग। ब्रह्मांड में यदि अपने आप में परम है तो वो टाइम है, ठीक है ना, टाइम है। और ये टाइम नहीं होगा तो ये ब्रह्मांड भी नहीं होगा। मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं, अभी समझ में आ जाएगी दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा क्या कोई आदमी गरीब हो सकता है, कोई अमीर ना हो, क्या ऐसा पॉसिबल है?
मैंने कहा सारे गरीब हैं, अमीर कोई नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं है। आप तो किसी से रिलेट ही तो कर पा रहे हैं। क्या कोई आदमी कमजोर हो सकता है, कोई ताकतवर ना हो? कोई ताकतवर ना हो? क्या कोई आदमी बुद्धिमान हो सकता है, कोई मूर्ख ना हो? सारे बुद्धिमान है, मूर्ख कोई नहीं है, ऐसा पॉसिबल है दोस्तों? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी गरीब है तो अमीर है, अमीर है तो गरीब है, कमजोर है तो ताकतवर है, ताकतवर है तो कमजोर है, बुद्धिमान है तो मूर्ख है, मूर्ख है तो बुद्धिमान है। एक को खत्म कर दोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हम किससे रिलेटेड है? किसी से भी नहीं होंगे तो टाइम से तो हैं। जन्म हुआ उसके बाद चले जा रहे हैं, हम चाह करके भी नहीं रोक सकते। किसी ना किसी से कोई ना कोई रिलेट होता है। मैं इसलिए आपको पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि आप पढ़ रहे हो। पढ़ने वाला कोई ना हो तो कोई मैं पढ़ा पाऊंगा क्या? पढ़ाऊंगा, ये वीडियो बनाऊंगा दोस्तों? नहीं होगा, नहीं पॉसिबल हो सकता। और आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सामने वाला पढ़ाने वाला है दोस्तों। तो यानी कोई सारी चीजें किस में है? यानी को रिलेट में एग्जिस्टेंस करती हैं, यानी सारी चीजें रिलेटिव होती हैं केवल टाइम को छोड़ करके। तभी तो कहते हो अपना भी टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा। समझ आई दोस्तों? तो घड़ी कैलेंडर वाले टाइम की बात नहीं कर रहे होते हो। टाइम का मतलब एक टाइम लाइन की बात हो रही होती है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो गया है दोस्तों, एक टाइम के पॉइंट से स्टार्ट हो गया है। यानी ऐसे मान के चलिएगा कि टाइम है, किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा और ये चला जा रहा है टाइम। अब हमने क्या किया, इस टाइम को अपनी सहूलियत के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जहां पर चीजें आज एग्जिस्ट कर रही है, समथिंग एग्जिस्टिंग, वो हमने कह दिया प्रेजेंट। जहां पर कल चीजें थी वो क्या हो जाएगा? पास्ट। जहां पर कल चीजें क्या होगी? फ्यूचर। टाइम लाइन है, हमने अपनी सहूलियत के लिए, अपने फायदे के लिए इस काम यानी टाइम को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आज आप समझते हैं दोस्तों कौन सा? जहां पर चीजें आज एग्जिस्ट कर रही है उस पॉइंट को आपने क्या कहा? प्रेजेंट। ठीक है जी। जहां पर कल चीजें थी वो क्या हो गया दोस्तों? वो आपने कहा सर पास्ट। और जहां पर कल चीजें होंगी वो कौन सा है दोस्तों? फ्यूचर। याद रखिएगा दोस्तों ध्यान से। जहां पर आज चीजें चल रही हैं वो प्रेजेंट। अच्छा, सबसे मजे की बात दोस्तों, मजे की बात ये है कि सबसे शॉर्ट टाइम जो होता है ना, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूं, ये किसका कौन सा टाइम चल रहा है? प्रेजेंट। सबसे यानी शॉर्ट टाइम प्रेजेंट का होता है। और पास्ट और फ्यूचर दोनों ही इमेजिनेशन होते हैं, वास्तविकता में होता ही कुछ नहीं है। लेकिन व्यक्ति की 99% लाइफ इन 2 एस्पेक्ट पर खत्म हो जाती है। वह इनके बारे में सोचता है कि मेरे बेटे का क्या होगा, यार मैं ऐसा था, क्या क्या जिंदगी थी मेरी। तभी तो गाने जो पुराने बने ना, जीता था जिसके लिए। आ रही बात समझ में दोस्तों? प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में। तभी कहा जाता है जो संत होते हैं ये सारी चीजें क्या, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है ही कुछ नहीं उनका। आ रही बात समझ में? तो खाम खाम की टेंशन ना लें। जो सबसे इफेक्टिव टाइम होता है वो प्रेजेंट होता है। पास्ट और फ्यूचर दोनों ही इमेजिनेशन होते हैं। पहला ये एस्पेक्ट समझ में आ गया। बात इंग्लिश की कर रहे थे तो इंग्लिश में क्या बताया था मैंने, अब सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा वर्ब की फॉर्म कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बोल के बताओ। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। टाइम के पॉइंट कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में बताती हैं, इसी को टेंस कहते हैं। अब इतनी देर में दोस्तों में डेफिनेशन को लेकर के बता पाया हूं। वर्ब की फॉर्म किसको? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में बताती है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? टेंस कहते हैं। अब सोच करके बताओ, क्या टेंस की डेफिनेशन जान लेने से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? तो आपका आंसर है ना जी ना सर, हमसे ना हो पाएगा। अब तुमसे नहीं हो पाएगा तो आ जाओ दोस्तों, समझते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। यानी डेफिनेशन जानने से एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। डेफिनेशन क्या निकल के आई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। टाइम के पॉइंट कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताती है, इसी को टेंस कहते हैं। समझ गए दोस्तों मेरी बात को? अब आ जाओ, हम डेफिनेशन जानने से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं होंगे, तो अब समझना क्या है दोस्तों? अब समझना है इसका एप्लीकेशन। क्या समझना है दोस्तों? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होगा दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में एक चीज आनी चाहिए आपको, आइडेंटिफिकेशन क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। आप यदि पहचान पाते हैं कि कौन सा टेंस है, तो आपके एक तो वॉइस, वॉइस का मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और दूसरा नरेशन, इनके क्वेश्चन जिंदगी में गलत नहीं होंगे। आप ये पहचान पाते हो कौन सा टेंस गलत हुआ है, मतलब कौन सा टेंस, ये कौन सा टेंस यूज हुआ है।
इसके अलावा यदि आप पहचान पाएंगे कौन सा टेंस यूज हुआ है तो ये भी पहचान पाएंगे वो सही यूज हुआ है या गलत यूज हुआ है, तो करेक्शन भी कर पाएंगे कौन सा टेंस है। तो एक तो आपके कंडीशनल एक छोटा सा टॉपिक होता है, इसके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और दूसरा टेंस तो पढ़ ही रहे, इसके सही हो जाएंगे। कहने का पर्पज ये है कि टेंस पढ़ने का मतलब टेंस अकेला टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, टेंस पढ़ने का मतलब आप नरेशन पढ़ रहे हो, इसमें वॉइस भी पढ़ रहे हो और कंडीशनल सेंटेंस भी है और टेंस भी है, 4 टॉपिक इंक्लूडेड होते हैं इसमें। बात समझ पा रहे हो दोस्तों मेरी बात को। अब मैं पहले तो आपको चेक करता हूं कि आपको पहचानना आता है टेंस को, तो आ जाओ समझते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो नरेशन का, नरेशन से शुरू करते हैं पहचानना। राम सेड टू मी दे हैड अ न्यू कार। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है। तो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि ये है सर प्रेजेंट परफेक्ट का, ऐसे ही वो सॉरी पास्ट पर हेड लिखा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट का। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक वर्ब होती है हैव, एक वर्ब कौन सी होती है दोस्तों, हैव, और हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों हैज और हैव, हैज और हैव। सेकंड फॉर्म दोस्तों इसकी होती है हैड, थर्ड फॉर्म इसकी होती है दोस्तों हैड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों वो बिना हेल्प, यानी जो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो बिना हेल्प मतलब मैन वर्ब के यूज नहीं की जाती है। प्रेजेंट का होगा तो हैज है, पास्ट का होगा तो हैड, और फ्यूचर का होगा तो विल हैव और शैल हैव। ध्यान से देखना दोस्तों, तो इसके बाद में कहीं पर भी वर्ब यानी मैन वर्ब लिखी हुई है नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सी वर्ब की फॉर्म होगी, ये सेकंड फॉर्म दोस्तों कौन सी होगी, और सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कहीं यूज नहीं होती, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कहीं यूज नहीं होती। तो ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, राम टोल्ड मी दैट, और ये लिखा है दे। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट का भी नरेशन नहीं पढ़ाया दोस्तों, आगे पढ़ाएंगे आपको, लेकिन अब सुनिएगा पास्ट इंडेफिनिट का नरेशन बनाते हुए पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, अजर्टिव था इसलिए मैंने टोल्ड लिख दिया यहां पर। पास्ट इंडेफिनिट का नरेशन बनाते हुए पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो सबसे पहले तो आएगी हेड। अब इस हेड की चाहिए मुझे थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी है, हेड, तो आ जाएगी दोस्तों हेड अ न्यू कार। अब कितने मेरे दोस्त होंगे कि इस सेंटेंस को पढ़ करके गलत करके आएंगे, दो हेड आ गया गलत है, ऐसा नहीं है सर, दो हेड पढ़ करके उसको जानबूझ कर कैसे गलत कर देंगे दोस्तों, समझ पाई मेरी बात को, यानी दो हेड नजर आ गया तो गलत कर देंगे, लेकिन आंसर ये आपका सही है, हम टेंस को ही नहीं पहचान पाए यहाँ पर किसका है दोस्तों। आई बात समझ में दोस्तों। अब आता है वॉइस पर, बात कर लेता हूं मैं वॉइस। जब दोस्तों वॉइस की बात करता हूं तो एक बात समझ आएगी, इट हर्ट मी। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अब इट सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका क्या बनता है, सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, अपने का सर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आई। अब मेरे दोस्त कहेंगे यहाँ पर अब मुझे बताओ क्या आना चाहिए, अब किसका है, दोस्त कहेंगे सर यहाँ पर आएगा एम, लेकिन दोस्तों एम नहीं, यहाँ पर वॉज आएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट का तुम मान रही हो, ये प्रेजेंट का नहीं है, क्योंकि इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, यदि प्रेजेंट का होता तो इसमें एस या ई एस आती, कहीं लगा है नहीं। अब हर्ट की क्या होता है, अब पहचान क्यों नहीं पाए, क्योंकि हर्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो हर्ट वर्ब होती है इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, हर्ट, हर्ट और हर्ड, है जी, आ रही बात समझ में। इसकी तीनों फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती हैं। जब ये तीनों सेम है दोस्तों तो यहाँ पर ये पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट को किसी में चेंज करेंगे, पॉइस बनाते वॉज, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हर्ट ही आएगी, बाई इट। समझ पाए, तो इस टेंस को भी आप नहीं पहचान पाए दोस्तों, समझ पा रहे मेरी बात को। तो ये बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है दोस्तों, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अब टेंस को पहचानने के लिए मैं थोड़ी सी मदद और कर देता हूं दोस्तों, वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, आ जाओ थोड़ी सी मदद और कर देता हूं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। अब समझ, यानी इसको पहचानने के लिए थोड़ी सी मदद किस तरीके से, सबसे पहली चीज आती है आपको, जो टेंस होता है इसके 3 पॉइंट इन टाइम होते हैं, कितने होते हैं, 3, कौन कौन से दोस्तों, एक होता है आपका प्रेजेंट दोस्तों, एक क्या होता है पास्ट, और एक होता है दोस्तों फ्यूचर। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, वर्ब एक एक्शन होती है, वर्ब क्या होती है दोस्तों, एक्शन, और इसकी 4 डिफरेंट स्टेट होती हैं, कौन कौन सी स्टेट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो कितने हो गए दोस्तों? 3 पॉइंट इन टाइम हो गए, 4 एक्शन की स्टेट हो गए, 3 4 जा 12 टेंस होते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? अब आ जाओ, थोड़ी सी मदद और कर देता हूं। अब इनको फॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं किसको? प्राइमरी ऑक्सिलरीज को दोस्तों। किसको? इनको टेंस को फॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं, और ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या करती हैं? मेन वर्ब के साथ टेंस को फॉर्म करने का काम करती हैं। और ये 3 होती हैं। कौन कौन सी? समझिएगा दोस्तों ध्यान से। ये 3 होती हैं। कौन कौन सी? वी दोस्तों, कौन सी होती है? वी, दूसरा होती है डू, और तीसरी होती है दोस्तों हैव। ठीक है ना? बी का कौन से टेंस में यूज करते हैं दोस्तों? कंटिन्यूअस में, डू का इंडेफिनिट में, हैव का परफेक्ट में। आ रही बात समझ में? यानी बी की फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों इज, एम, आर और बी इटसेल्फ। ठीक है ना? सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? वॉज, वर। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है दोस्तों? वीन। डू की फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों डू या डज, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? डिड। थर्ड फॉर्म इसकी नहीं होती है, होती डन है लेकिन हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती दोस्तों। परफेक्ट की बात की जाए तो परफेक्ट की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है दोस्तों? हैज और हैव। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है दोस्तों? हैड। और थर्ड फॉर्म भी कौन सी होती है दोस्तों? हैड। ये बात समझ आ गई। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट की, तो इसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो इसमें वर्ब की आती है सेकंड फॉर्म। ये अपने दिमाग में लॉक कर लीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है आपका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आ रही बात समझ में? बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को लेकर के, और कैसे समझना है वो बात ध्यान से सुननी है दोस्तों। आओ समझते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, कोई बात नहीं। चलो देखो दोस्तों, सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट का है दोस्तों। प्रेजेंट का क्या है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। क्या है दोस्तों? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट के लिए किसकी फॉर्म आएगी दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। इंडेफिनिट के लिए डू की फॉर्म। किसकी फॉर्म दोस्तों? डू की। और प्रेजेंट का है तो कौन सी आएगी? प्रेजेंट का है तो दोस्तों फर्स्ट फॉर्म डू या डज। देखो लिखा हुआ है डू या डज, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। कब? या तो हमारा सेंटेंस कैसा हो दोस्तों? या तो हमारा सेंटेंस हो नेगेटिव, या हमारा सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव। ध्यान से सुनिएगा। या तो हमारा सेंटेंस हो नेगेटिव या हो इंट्रोगेटिव। नहीं है नेगेटिव, नहीं है इंट्रोगेटिव, तब क्या आएगी दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आ रही बात समझ में? कब? जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। जिस सेंटेंस में डू या डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए दोस्तों, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। समझ पाए मेरी बात को? अगला क्वेश्चन आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए किसकी फॉर्म आएगी दोस्तों? कंटिन्यूअस के लिए आएगी बी की फॉर्म। किसकी फॉर्म दोस्तों? बी की। और किसका कंटिन्यूअस है दोस्तों? प्रेजेंट का। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो आएगी क्या चीज? फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या आएगी? इज, एम, आर। और फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा दोस्तों? आईएनजी। कब? यानी इज, आर, एम, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दोस्तों। फिर ध्यान से सुनना, जिस सेंटेंस में डू या डज फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो किसका होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जिस सेंटेंस में इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो दोस्तों किसका होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब आते हैं दोस्तों परफेक्ट के लिए किसकी फॉर्म दोस्तों? परफेक्ट के लिए हैव की फॉर्म। किसकी फॉर्म? हैव की। और प्रेजेंट का परफेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैज और हैव। क्या है दोस्तों? हैज और हैव। यानी परफेक्ट के लिए क्या आ गई दोस्तों? प्रेजेंट का है तो हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए बेटा डुअल स्टेट होता है, तो डुअल स्टेट होने की वजह से परफेक्शन के लिए हैव की फॉर्म का यूज ले लेते हैं बेटा, हैज और हैव, और कंटिन्यूटी के लिए बी की फॉर्म ले लेते हैं। अच्छा आप सुनिएगा ध्यान से। अब इसमें प्रेजेंट का है ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैज हैव ले लिया हमने, और इसके साथ में आइए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगी बेटा? बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीन। तो ध्यान से देखोगे दोस्तों क्या आएगा? हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक बार फिर बोल रहा हूं दोस्तों, जिस सेंटेंस में हैज हैव फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो क्या किसका होगा? हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आपने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
फिर सुनना ध्यान से, जिस सेंटेंस में डू या डज फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिस सेंटेंस में इज आर एम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिस सेंटेंस में हैज हैव थर्ड फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, जिस सेंटेंस में हैज बीन हैव बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताओ दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट हो तो? मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा, समझ आ गए। अब आते हैं दोस्तों पास्ट पर। अब पास्ट का क्या है दोस्तों, पास्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट किसकी फॉर्म दोस्तों, डू की, और डू की सेकंड फॉर्म क्या है दोस्तों, डिड। ध्यान से सुनिएगा, डिड। तो डिड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब, जब हमारा सेंटेंस या तो नेगेटिव हो दोस्तों या फिर इंट्रोगेटिव हो। नहीं है नेगेटिव, नहीं है इंट्रोगेटिव, तो क्या आएगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कहीं यूज नहीं होती है, याद रखना दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर मैंने कहा पास्ट कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस के लिए किसकी फॉर्म दोस्तों, वी की, और पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी, वॉज वर। देखो वॉज वर फर्स्ट फॉर्म में क्या आया, आईएनजी। परफेक्ट के लिए किसकी फॉर्म दोस्तों, हैव की फॉर्म, पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म आएगी क्या है, हैड, तो दोस्तों क्या आया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पास्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या आएगा दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आपने कहा हैड बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर सुनना ध्यान से, जिस सेंटेंस में डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट। वॉज वर फर्स्ट, यानी वॉज वर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो किसका होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो किसका होगा, पास्ट परफेक्ट। हैड बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो किसका होगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ पा रहे हैं मेरी बात को दोस्तों, समझ पा रहे हैं, अरे बोलो हाँ, यानी समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्लियर हुई बात, समझ में आ गई। इस तरीके से आपको चीज़ों को याद करना है। कोई दोस्तों चुकाइयों को तो याद नहीं कर रहा, भूल जाइएगा दोस्तों, यदि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। अब आते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर क्या होता है, ये फ्यूचर की बात की जाए तो ये प्रोबेबल एक्शन होता है दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम बिल सेल मॉडल का यूज करते हैं, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा फ्यूचर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के बिल सेल मॉडल और बिल सेल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आपने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ये सेंटेंस क्या है, आपने कहा ये सेंटेंस सही है। कंटिन्यूअस में क्या आएगा दोस्तों, कंटिन्यूअस के लिए चाहिए बी की फैमिली, बिल और सेल के बाद में बी का मतलब है इजारम में से, इनमें से चाहिए, तो विल और सेल। बी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं खुद आ जाती हूं, तो विल और सेल भी फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा दोस्तों, आईएनजी। परफेक्ट के लिए किसका दोस्तों, हैव की फॉर्म चाहिए, तो बिल और सेल, हैव फर्स्ट फॉर्म भी होती है दोस्तों, मैंने बताया था। तो बिल और सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसी तरीके से यानी बिल और सेल, हैव प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये बात समझ पाए दोस्तों, इनको याद करना है दोस्तों, नहीं तो वीडियो को दोबारा रिवर्स में जाकर के देखना, पूरी तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए समझिएगा दोस्तों बड़े ध्यान से। टेंस को मुझे लगता है पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुनते हैं प्यारी सी कहानी दोस्तों, समझिएगा बड़े ध्यान से। अब वो कहानी क्या है समझते हैं बड़े ध्यान से दोस्तों। आ जाओ, एक्शन की बात करता हूं दोस्तों। एक्शन मेनली हमारे आसपास दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के होते हैं। एक एक्शन है ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ जाकर के बी पॉइंट पर पहुंच गया, इसे हम कहते हैं कंप्लीट एक्शन। कैसा कहते हैं, कंप्लीट एक्शन। कोई एक्शन है ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ बी पॉइंट पर पहुंच गया तो कंप्लीट एक्शन, और इसे हम परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। कोई एक्शन है ए पॉइंट से स्टार्ट हो गया दोस्तों, और मान के चलो इस पॉइंट पर पहुंचा है अभी, और इसे अभी पहुंचना है यहां पर, ठीक है ना, यानी बी पॉइंट पर पहुंचना है। ए पॉइंट से स्टार्ट तो हो गया, बी पॉइंट पर पहुंचा नहीं है, यानी कैसा है, रास्ते में है, तो कैसा एक्शन है, इनकम्प्लीट। और इसको यदि लिखना पड़े तो किस में रखेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में। मेनली हमारे आसपास एक्शन दो ही प्रकार के होते हैं, एक कंप्लीट और दूसरा इनकम्प्लीट, लेकिन सारे एक्शन नहीं होते। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका अपना बिगिनिंग और एंड पॉइंट नहीं होता, जैसे उन्हें कहते हैं परमानेंट एक्शन। कैसे एक्शन, परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन जैसे नदियों का बहना, हवा का चलना, ये कैसे एक्शन है दोस्तों, परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन है एवर लास्टिंग एक्शन है, कब से हवा बह रही है कब तक बहेगी कोई पता नहीं, नदी कब से बह रही है कब तक बहेगी कोई पता नहीं है, तो ये एवर लास्टिंग एक्शन है। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी एक स्टार्ट तो हो गए दोस्तों, उसके बाद खत्म नहीं हुए, सस्पेंड हो गए, फिर क्या हुआ, फिर स्टार्ट हो गए, फिर क्या हुआ, सस्पेंड हो गए, फिर स्टार्ट हो गए, फिर क्या हुआ, फिर सस्पेंड हो गए। तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर कोई एक्शन बार बार हो रहा है दोस्तों, तो वो हमारा फ्रीक्वेंट एक्शन होता है। ठीक है जी दोस्तों, कैसा वो एक्शन होता है, फ्रीक्वेंट। अब सुनना, जो मैं बात बताना चाहता हूं दोस्तों, ऐसे एक्शन दोस्तों
जो परमानेंट, फ्रिक्वेंट या रेगुलर एक्शंस होते हैं उन्हें किस में रखा जाता है दोस्तों? इंडेफिनिट टेंस में। किस में रखा जाता है? इंडेफिनिट टेंस में। आपने देखा भी होगा दोस्तों, आपने सुना भी है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सुना है दोस्तों। जैसे मैं पृथ्वी परमानेंट एक्शन की बात करता हूं, जैसे मैंने कहा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब वो हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें तो राह रही आ रहा है, क्योंकि पृथ्वी यानी कंटिन्यूस प्रोसेस में घूम रही है, ठीक है ना, प्रोसेस में है। पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, राह रही आ गया इसमें। लेकिन आपने पढ़ा होगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्यों अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि दोस्तों ये परमानेंट एक्शन है। कैसा एक्शन है? परमानेंट एक्शन। समझ पा रहे हैं दोस्तों मेरी बात को? ये परमानेंट एक्शन है, और परमानेंट, फ्रिक्वेंट या रेगुलर एक्शन किस में रखे जाते हैं? इंडेफिनिट टेंस में। अब आते हैं दोस्तों कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में एक शब्द पर ध्यान देना, टेम्पररी शब्द पर। टेम्पररी का मतलब होता है, जैसे मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं हमेशा से पढ़ा रहा था? नहीं। क्या मैं हमेशा पढ़ाता रहूंगा? नहीं। ये एक्शन टाइम के पर्टिकुलर पॉइंट या ड्यूरेशन के लिए इफेक्टिव है, ना ये हमेशा से इफेक्टिव था, ना हमेशा इफेक्टिव रहेगा। ऐसे एक्शन टेम्पररी होते हैं। अरे बात समझ में? जरूरी नहीं है बेटा राह रही आएगा। मैं खड़ा हूं बेटा, कैसा एक्शन है? हमेशा से खड़ा था? नहीं। हमेशा खड़ा रहूंगा? नहीं। कैसा एक्शन है? टेम्पररी। इसमें तो राह रही नहीं आया। क्या कहूंगा? आई एम स्टैंडिंग। आप पढ़ रहे हो दोस्तों, क्या है? क्या हमेशा से पढ़ रहे थे? नहीं। टेम्पररी एक्शन है दोस्तों, इसके साथ में कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अरे बात समझो, आई एम स्टैंडिंग, यू आर टीच एंड यू आर रीडिंग, आई एम टीचिंग बेटा। क्या मैं हमेशा से क्या कहूंगा? आई एम टीचिंग। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा क्या कह दूंगा? आई हैव टॉट। कंप्लीट और डन एक्शन, जैसे ही ये एक्शन मेरा कंप्लीट हो कह दूंगा आई हैव टॉट, मैंने आपको पढ़ा दिया दोस्तों। समझ पाए मेरी बात को दोस्तों? तो इस शब्द पर बड़े ध्यान देना कि कंटिन्यूअस ये टेम्पररी एक्शन होते हैं, प्रोसेस यानी टाइम के पर्टिकुलर पॉइंट और ड्यूरेशन से इफेक्टिव होते हैं। टाइम के पर्टिकुलर पॉइंट और ड्यूरेशन तक इन्हें इफेक्टिव रहना होता है। परफेक्ट की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कंप्लीट और डन एक्शन, ठीक है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या कह दूंगा? देखिए आई एम टीचिंग, और पढ़ा चुका हूँ तो क्या कहूंगा? आई हैव टॉट। खाना खा रहा हूं तो आई एम ईटिंग, और खा लिया होगा तो आई हैव ईटन। समझ पाए दोस्तों मेरी बात को? यानी काम हो चुका है तो परफेक्ट में चल रहा है, प्रोसेस में है, तो किस में लिखेंगे? कंटिन्यूअस टेंस में। इस सेंटेंस पर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं दोस्तों। कौन से वाले पर? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये डुअल स्टेट होता है दोस्तों। इसकी बात की जाए तो ये होता है डुअल स्टेट। अब डुअल स्टेट का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से सुनिएगा। डुअल स्टेट होता है, जो मैं बातें कह रहा हूं दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा। डुअल स्टेट का मतलब क्या होता है वो समझिएगा ध्यान से। ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर 3 hours। हम टाइम के पॉइंट को पहले समझ करके आए थे। आ जाओ फिर समझ लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले टाइम के पॉइंट को समझ लेते हैं दोस्तों। आ जाओ, कहानी क्या है उसकी वो समझिएगा। मैंने एक बात कही थी दोस्तों, टाइम को हम फिजिकली वर्ड में 2 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। आपने कहा कौन सा? एक आपने कहा पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैंने कहा 6 AM में कह रहा हूं तो ये क्या है दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम। और 6 hours कह रहा हूं तो दोस्तों ये क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये बात समझ में आ गई थी दोस्तों। जैसे मैं कहूँ फॉर 3 hours तो आपने कहा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। मैं कहूँ 6 यानी क्या कहता हूँ 6 AM तो ये क्या है दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम है। अच्छा, टाइम के बाद की बात की जाए तो टाइम का एक रेफरेंस और भी होता है दोस्तों। टाइम का एक रेफरेंस और भी होता है जिसे सेंटेंस में लिख दिया या बोल दिया है, जहां से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? रिलेट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जहां से हम क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं। जहां से हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। जब रिलेट कर रहे हैं तो उससे क्या समझ आया? रिलेट। और एक जहां से हम बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, कहानी क्या है ये समझते हैं। रिलेटिंग टाइम और रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है दोस्तों? अब ये एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्या है? पूजा डैश द लेटर एट 5 PM। अब मुझे 3 ऑप्शन दिए, मुझे आंसर बताना चाहेंगे। पोस्ट, बिल पोस्ट और पोस्टेड। तो ध्यान से देखोगे इसमें दोस्तों आंसर नहीं आएगा। कौन सा? पोस्ट। पोस्टेड भी सही है और बिल पोस्ट भी सही है। ऐसा क्यों हुआ? अब सुनिएगा ध्यान से। इसका रीजन ये है दोस्तों कि जिस समय लेटर पोस्ट करने का टाइम कौन सा है? 5 PM। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैं आपसे कह रहा हूं, बच्चा एक छोटा सा चिन्नू सा बच्चा है, चिन्नू मुन्नू सा, मैं उससे कह रहा हूं यू आर नॉटी इन चाइल्डहुड, कहना ठीक है?
आपने कहा सर दिमाग खराब है आपका, जब बच्चा छोटा ही है चाइल्डहुड में तो उसे इन चाइल्डहुड कहने की जरूरत ही नहीं है, जब बच्चा है छोटा ही है, ठीक है ना। आप इतना कह दोगे यू आर नॉटी, बस इतना ही चल जाएगा दोस्तों। आ रही बात समझ में? यानी कहने का मतलब है जो रिपोर्टिंग टाइम है और रिलेटिंग टाइम है उसे हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, वो सेम नहीं हो सकता, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। आ रही बात समझ में? कुछ नहीं आ रही है दोस्तों? अभी समझ में आएगी दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल करूं दोस्तों, ये 2025 क्या है? तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट। क्यों क्यों कह पाएंगे प्रेजेंट? क्योंकि मैं 2025 में ये बात पूछ रहा हूं। यही बात मैंने 2024 में यदि आपसे पूछी होती तो उस समय क्या होता 2025? तो आपने कहा पास्ट। और 2026 में पूछूंगा तो क्या होगा दोस्तों? तो ये क्या होगा? नहीं 2024 में पूछूंगा तो दोस्तों, सॉरी, 2024 में पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर। और 2026 में पूछूंगा तो क्या होगा दोस्तों? पास्ट। बात यह है कि हम इसे रिलेट कहां से कर रहे हैं दोस्तों, और यदि हम यहीं से कर रहे हैं तो इसे लिख दिया आपने प्रेजेंट। अब ये बात जैसे कही जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये बात बताई कब जा रही होगी? यदि ये बात 4 बजे बताई जा रही है तो आएगा क्या चीज दोस्तों? बिल पोस्ट। और ये बात 6 बजे बताई जा रही होगी तो आएगा क्या चीज दोस्तों? पोस्टेड। समझ पाई? क्योंकि रिपोर्टिंग सेम लिखने की हमें जरूरत नहीं है। यदि 5 बजे की बात हो रही है तो उसे हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई दोस्तों? अब आते हैं वापस कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा था? बात ये थी दोस्तों, कहां थे? यहाँ पर ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। यदि इज वेटिंग दोस्तों मैं लिख रहा हूं, इज वेटिंग यदि मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब टेंस होगा किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और फॉर 3 आवर्स ये जो है ये टाइम ऑफ कंप्लीशन है दोस्तों, यानी 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं तो ये कंप्लीट है। और कंटिन्यूअस टेंस का यदि मैं प्रयोग कर रहा हूं तो दोस्तों ये एक्शन इनकम्प्लीट भी है। और कंप्लीट इनकम्प्लीट को एक साथ रेफर करना हो तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज क्या आता है? परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, कंटिन्यूअस का मतलब इनकम्प्लीट। इसलिए इज वेटिंग नहीं दोस्तों, हैज बीन वेटिंग का प्रयोग किया जाएगा। किसका? हैज बीन वेटिंग का प्रयोग किया जाएगा। मुझे लगता है ये क्लास आपको समझ आई होगी दोस्तों, ठीक है जी। बाकी आप दोस्तों के साथ में शेयर करें इस क्लास को, ठीक है जी। इसी तरीके से क्लास चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। बाकी आपसे मुलाकात होगी दोस्तों अगले एपिसोड में। ये टेंस की क्लास पहली स्टार्ट हुई है दोस्तों, और मैं फिर कह रहा हूँ, आपको दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा ये क्लास लेने के बाद में। थैंक यू सो मच दोस्तों।